चरित्र के एक डेवलपर बनने का कारण बहुत सरल है, क्योंकि वह दूसरों के साथ ज्यादा बातचीत किए बिना काम करना चाहता है। इसलिए वह कंप्यूटर स्क्रीन के सामने टाइप करने में अपना समय बिताना पसंद करता है। उसने यह नौकरी चुनी क्योंकि उसे लगा कि यह पेशा उसे शांति से काम करने की अनुमति देगा। उसका नाम कांग डोंगगू है, जिसे उसके कार्यालय के वातावरण में कंपनी के उपनाम मैक्स से जाना जाता है। जब डोंगगू अपनी मॉनिटर स्क्रीन के सामने काम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तब उसके बगल में एक महिला सहकर्मी ने डोंगगू का नाम पुकारा और पूछा कि उसे अपने डिजिटल कार्यस्थल से संबंधित पहुंच अनुरोध किससे करना चाहिए। डोंगगू को चुप देखकर छोटे बालों वाली महिला ने बताया कि वह नए विभाग में स्थानांतरण के अपने पहले दिन से गुजर रही है और अच्छा प्रभाव डालने के लिए जल्दी आने का फैसला किया। उसने थोड़ा बड़बड़ाया कि उसके पास अभी करने के लिए कोई विशेष कार्य नहीं है, इसलिए उसने पहले से प्रोग्रामिंग कोड की जांच करने की पहल की ताकि बाद में काम शुरू होने पर वह बेहतर तैयार हो सके। हालांकि दूसरी ओर डोंगगू थोड़े तनावग्रस्त या अजीब भाव के साथ ध्यान दे रहा था। डोंगगू बस चुपचाप महिला के कार्यालय आपूर्ति बॉक्स को देखता रहा जो अभी भी मेज पर बिखरा हुआ था, जबकि मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह उस महिला की स्थिति में होता तो वह सीधे काम शुरू करने के बजाय पहले अपना सामान व्यवस्थित करना पसंद करता। संक्षेप में डोंगगू ने फिर समझाया कि यह आमतौर पर पैट्रिक नाम के किसी व्यक्ति द्वारा संभाला जाता है। अपने फोन पर घड़ी को अभी भी 8 बजे के बाद दिखाते हुए देखकर, जबकि पैट्रिक आमतौर पर 10 बजे के आसपास आता है, महिला को एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी बहुत खाली समय है। उनके बीच का वातावरण शांत हो गया, केवल कीबोर्ड की आवाज के साथ, जब दोनों अपनी अपनी स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने लगे। डोंगगू, जो बहुत अजीब महसूस कर रहा था, फिर स्वाभाविक रूप से हेडसेट पहनने की कोशिश करता है, जबकि मन ही मन उम्मीद करता है कि महिला फिर से उससे बात नहीं करेगी। अचानक महिला कुछ याद आने पर चौंक गई और पूछा कि संयुक्त विकास दिशा निर्देश दस्तावेज को किसने अपडेट किया। घबराए हुए स्वर में डोंगगू ने जवाब दिया कि उसने ही मसौदा तैयार किया था, जबकि समीक्षा एंडी ने की थी। साथ ही चिंतित था कि दस्तावेज में कुछ गलत है या नहीं। हालांकि महिला ने तुरंत डोंगगू की चिंता को शांत किया, यह बताते हुए कि उसने पूछा क्योंकि दस्तावेज बहुत साफ सुथरे और व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया था। उसने यहाँ तक कि ईमानदारी से प्रशंसा की, यह कहते हुए कि डोंगगू वास्तव में बहुत सावधान और सटीक निकला, जैसा कि उसने पहले अक्सर सुना था। इस अप्रत्याशित प्रशंसा को सुनकर डोंगगू केवल स्तब्ध रह गया और मौन आश्चर्य के साथ प्रतिक्रिया दी। अपने मन में डोंगगू वास्तविक बने रहने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि उसे बहुत आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि यह भी सोचता है कि शायद प्रशंसा वास्तव में दस्तावेज के समीक्षक एंडी के लिए थी, न कि उसके लिए। हालांकि उसकी शांति फिर से तब बाधित हुई जब महिला ने अचानक कहा और यह भी, जिसने तुरंत डोंगगू को चिंतित और घबरा दिया, यह अनुमान लगाते हुए कि महिला और क्या बात करने वाली है। डोंगगू को अपने अधूरे वाक्य से चिंतित करने के बाद महिला वास्तव में केवल माहौल को हल्का करना चाहती थी। डोंगगू से उसे अधिक आराम से बुलाने के लिए कह रही थी। मित्रवत मुस्कान के साथ उसने सुझाव दिया कि डोंगगू उसे बिना किसी औपचारिक प्रत्यय के केवल जॉय बुलाए। इतना खुला और गर्मजोशी भरा अनुरोध डोंगगू के लिए एक अप्रत्याशित मानसिक हमला बन गया। वह अपने भीतर भावनाओं के उथल-पुथल को रोकने में बहुत असमर्थ दिखाई दिया, इतना कि वह केवल धीरे से कराह सकता था, जबकि शर्म के कारण लाल हुए अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी दिशा से एक अन्य सहकर्मी अचानक प्रकट हुआ और जॉय का अभिवादन किया, जल्दी आने के लिए उसकी प्रशंसा करते हुए यह पूछा कि क्या उसे बाद में दोपहर के भोजन की जगह मिल गई है। जॉय ने खुशी से अभिवादन का जवाब दिया, यहाँ तक कि उस दिन वाणिज्यिक टीम के लिए कंपनी क्रेडिट कार्ड की सीमा की जांच के बारे में मजाक भी किया। जब सहकर्मी ने साथ में कॉफी पीने की पेशकश की, तो जॉय उत्साह से तुरंत खड़ी हो गई और कैफे के लिए उसे ट्रीट देने की पेशकश की। यह देखकर कांग डोंगगू, जो अभी भी अपनी मेज पर बैठा था, केवल आश्चर्य से देख सकता था। मन ही मन सोच रहा था क्योंकि जॉय फिर से कॉफी खरीदने के लिए बहुत उत्सुक लग रही थी, जबकि उसकी अपनी मेज पर पेय अभी भी आधे से अधिक बचा था। जब जॉय अन्य सहकर्मियों को जाने के लिए आमंत्रित करने वाली थी, तो वह एक पल के लिए रुकी और डोंगगू की ओर मुड़ी ताकि उसे भी आमंत्रित कर सके। हालांकि डोंगगू ने तुरंत विनम्रता से मना कर दिया, यह समझाते हुए कि वह कॉफी नहीं पी सकता और उसे अभी भी बहुत काम पूरा करना है। जॉय कारण सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध लग रही थी, जबकि मन ही मन सोच रही थी और यह आकलन कर रही थी कि डोंगगू शायद बहुत अधिक संकोची प्रकार का व्यक्ति है। फिर चौड़ी मुस्कान के साथ जॉय ने सुझाव दिया कि अगली बार वे बस साथ में चाय पी लें, निश्चित रूप से कैफीन रहित विकल्प के साथ। यह बहुत मित्रवत और विचारशील प्रस्ताव वास्तव में डोंगगू को और अधिक दबाव महसूस कराता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह दयालुता उसके लिए बहुत अधिक है। फिर भी डोंगगू अंततः केवल कमजोर आवाज में जवाब दे सकता है, अपने सहकर्मियों के सामने शिष्टाचार बनाए रखने के लिए निमंत्रण से सहमत होते हुए। एक रेस्तरां में पहुंचने पर डोंगगू अपने मन में स्वीकार करता है कि उसे जॉय उपनाम से जाना जाता है, एक 5वें वर्ष की फ्रंट एंड डेवलपर जिसकी असली पहचान अभी भी एक रहस्य है। जॉय न केवल अद्भुत कार्य क्षमताओं के लिए जानी जाती है,
बल्कि एक बहुत मित्रवत और मिलनसार व्यक्तित्व के लिए भी, जो उसे अपने सहकर्मियों के साथ इकट्ठा होने पर अलग दिखाती है। अफवाहें कहती हैं कि सोशल मीडिया पर उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जो इस धारणा को और मजबूत करता है कि वह अपने वातावरण में एक बहुत मेहनती, ऊर्जावान और लोकप्रिय व्यक्ति है। उसका यह खुशमिजाज स्वभाव अक्सर आसपास के लोगों को प्रशंसा का एहसास कराता है। हालांकि कभी-कभी उसका बहुत उत्साही व्यक्तित्व उन लोगों के लिए थोड़ा बोझिल महसूस हो सकता है जो अधिक शांत है। हालांकि उसके लिए खुशमिजाज और हमेशा उत्साही महिला एक ऐसी व्यक्ति है जो वास्तव में उसके अपने व्यक्तित्व के विपरीत है। प्रकाश से भरी महिला और डोंगगू के बीच एक वास्तविक भावनात्मक दूरी बनाती है जो बहुत अलग महसूस करता है। एक कैफे में पहुंचने पर चश्मा पहने युवक ने डोंगगू से आराम से बात की, याद दिलाते हुए कि मैक्स कैफीन नहीं ले सकता। फिर उसने डोंगगू से पहले ऊपर जाने के लिए कहा, जबकि बाकी लोगों ने कॉफी का आनंद लेने के लिए थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। यह सुनकर समूह में एक महिला ने अचानक मैक्स को पुकारा और एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अनुरोध दिया। उसने पूछा कि क्या मैक्स बाद में ऊपरी मंजिल पर पहुंचने पर दोपहर 1 बजे मीटिंग रूम सुरक्षित करने में मदद करने को तैयार है। उसके बगल में जॉय बस चुप रही और डोंगगू की ओर देखा। इस बीच डोंगगू केवल मौन रहा, स्थिति से थोड़ा स्तब्ध दिखाई दिया जब वह कैफे से चला गया। लिफ्ट के सामने पहुंचने पर डोंगगू स्थिति के कारण परेशानी की भावना के साथ मन ही मन शिकायत करता दिखाई दिया। कैंडी की पैकेजिंग खोलते हुए डोंगगू किसी की उस हरकत से हैरान था जिसने उससे मीटिंग रूम बुक करने के लिए कहा, जबकि वह एक अलग विभाग से है। अपने मन में डोंगगू शिकायत करता है कि इस तरह का तुच्छ काम उस व्यक्ति के अपने अधीनस्थ को दिया जाना चाहिए था। साथ ही यह ताना मारते हुए कि यह कितना अजीब है कि एक जगह डिकैफिनेटेड पेय विकल्प नहीं देती। हालांकि वह स्वीकार करता है कि वह वास्तव में वहां जाने का इरादा नहीं रखता था। जब लिफ्ट ने आवाज की और 10वीं मंजिल का नंबर दिखाया, डोंगगू अपने मन में शिकायत करता रहा कि उसके कार्यस्थल में आंख की कीचड़ जितनी भी देखभाल की भावना नहीं है। कार्य वातावरण के प्रति उसकी नाराजगी स्पष्ट थी। ठीक उसी समय जब वह कोड एंड कैनवास नामक कार्यालय के सामने था, सुस्त चलते हुए डोंगगू ने इस विचार से खुद को सांत्वना दी कि अगले महीने उसकी नौकरी 1 साल पूरी हो जाएगी, जिसका मतलब है कि वह जल्द ही विच्छेद वेतन प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा। नौकरी बदलने की तैयारी शुरू करने के अपने इरादे के बीच उसके कदम तब रुक गए जब उसने जॉय की मेज पर एक लैपटॉप को अभी भी चालू देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जॉय बिना स्क्रीन बंद किए चली गई। डोंगगू स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि जॉय के लैपटॉप स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित हो रहा था। सामान्य कार्यालय कार्य के बजाय जॉय ने वास्तव में एक नौकरी खोज साइट खुली हुई पाई। अविश्वसनीय भाव के साथ वह मन ही मन सोचता है कि जो चुपचाप एक नई नौकरी की तलाश कर रहा है। उसका आश्चर्य और बढ़ गया जब उसे एहसास हुआ कि जॉय केवल खोज नहीं रहा था, बल्कि एक बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम पहले से बना चुका था। स्क्रीन पर दस्तावेज जमा करने की समय सीमा वाला एक कैलेंडर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा था, दूसरे चरण के साक्षात्कार का कार्यक्रम तक, जिसने डोंगगू को अविश्वास से बड़बड़ाने पर मजबूर किया कि जो कोई भी इसे देखेगा उसे पता चल जाएगा कि जॉय नौकरी बदलने की तैयारी कर रहा है। डोंगगू को लगा कि जॉय बहुत डरावनी है, क्योंकि हालांकि उसके सामने जो बहुत मित्रवत था और यहाँ तक कि उसे कभी-कभी चाय के लिए आमंत्रित कर रहा था, वास्तविकता यह थी कि जो पहले दिन ही टीम में शामिल होने पर जाने की योजना बना रहा था। डोंगगू शिकायत करते हुए चलता रहा कि कंपनी पाखंडी लोगों से भरी हुई है, इस विश्वास के साथ कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे लगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने अस्तित्व के लिए अकेले संघर्ष करना होगा। हालांकि उसके कदम अचानक रुक गए और वह हैरान और आश्चर्यचकित रह गया कि जॉय ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को ऐसे ही खुला छोड़ दिया, जो उसके अनुसार बहुत लापरवाही या यहाँ तक कि बहुत साहसी था, क्योंकि कुछ ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा था जिसे खुले क्षेत्र में गुप्त रखा जाना चाहिए था। यह महसूस करते हुए कि यदि कोई और देखता है तो स्थिति खतरनाक हो सकती है, डोंगगू अंततः स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए उस मेज के आसपास बेचैनी से घूमना शुरू कर दिया। हालांकि उसका आगे पीछे घूमना वास्तव में एक अन्य सहकर्मी का ध्यान आकर्षित करता है, जो उसे संदेह से देखता है और उसे बहुत परेशान करने वाला मानता है। चरम बेचैनी के बीच डोंगगू ने गलती से जॉय की मेज की ओर एक कैंडी गिरा दी। जिस स्थिति का वह सामना कर रहा था उसमें अजीबता जोड़ दी। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए उसने खुद को आश्वस्त किया कि दखल देने का कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई नौकरी बदलने की तैयारी कर रहा हो या नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल भी उसका मामला नहीं है। हालांकि जब डोंगगू ने जॉय की मेज पर 2 कॉफी के कप देखे तो उसे फिर से याद आया जब जॉय ने उसे साथ चलने के लिए आमंत्रित किया था और यहाँ तक कि ट्रीट देने की पेशकश भी की थी। कुछ समय बाद घड़ी ने 12:30 बजे का समय दिखाया। वहाँ जॉय को हांफते हुए जल्दबाजी में आते हुए देखा गया। उसकी नजर अपनी मेज पर पड़ी और वहाँ लैपटॉप जो पहले खुला था अब साफ सुथरे तरीके से बंद था। जॉय को थोड़ा आश्चर्य हुआ और जब उसने बगल में देखा तो उसने डोंगगू को अपनी विशिष्ट आई मास्क के साथ कुर्सी पर सोते हुए पाया। जॉय की अचानक और संदिग्ध उपस्थिति ने उसके दूसरे कार्यालय दोस्त का ध्यान आकर्षित किया, जिसने फिर पूछा कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि जॉय जल्दबाजी में
उस मेज पर वापस आई दिखाई दी। रंगे हाथों पकड़ी गई जॉय केवल चौंक सकती थी और अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए हकलाते हुए जवाब दिया कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ। ठीक 12:55 पर मेज के स्टैंड पर रखा एक फोन जोर से कांपने लगा। उस कंपन ने तुरंत डोंगगू को जगा दिया, जो अपनी कार्य कुर्सी पर गहरी नींद में सो रहा था। अपनी आई मास्क उठाते हुए उसने नींद भरी आंखों से शिकायत की कि वह अभी भी बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। उसने बड़बड़ाया कि उसे अकेले दोपहर का भोजन करने के बाद कम से कम 40 मिनट तक सोना चाहिए था। दूसरी दिशा से जॉय ने एक कॉफी बढ़ाई, धीरे से मैक्स का नाम लेते हुए। हालांकि अभी भी आश्चर्य और संदेह महसूस कर रहा था, डोंगगू ने अंततः उपहार स्वीकार कर लिया, जबकि अभी भी सुस्त स्वर में धन्यवाद बड़बड़ाया। डोंगगू जॉय द्वारा दी गई कॉफी को देखता है और महसूस करता है कि यह डिकैफिनेटेड कॉफी है। एक छोटा सा ध्यान जो उसे छू गया, क्योंकि उसे लगा कि उसका सहकर्मी बहुत देखभाल करने वाला व्यक्ति है। हालांकि वह भावना जल्द ही गहन अजीबता में बदल गई जब डोंगगू को एहसास हुआ कि जॉय वहां बैठी रही और उसे तीव्रता और गहराई से देखती रही, ठंडे पसीने में और उस निगाह से दबाव महसूस करते हुए जो दूर नहीं हो रही थी। वह केवल भ्रम और बेचैनी के साथ मन ही मन सोच सकता था कि महिला उसे इस तरह क्यों देख रही है। डोंगगू बहुत बेचैन था और ठंडा पसीना बहा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्या जॉय को पता है कि उसने ही उसका लैपटॉप बंद किया था। डोंगगू का आंतरिक तनाव चरम पर पहुंच गया जब वह सोच रहा था कि क्या उसे सच बताना चाहिए या नहीं। उसने कल्पना की कि वह खुशी से स्वीकार कर रहा है कि उसने लैपटॉप बंद कर दिया ताकि जॉय की मदद हो सके, जो जल्दी घर जाना चाहती थी। लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह कार्रवाई उसे पागल व्यक्ति की तरह दिखाएगी। डोंगगू ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की, यह सोचकर कि वह केवल दंगा रोकना चाहता था यदि कोई और लैपटॉप की सामग्री देखता है। लेकिन वह तुरंत अपराध बोध से घिर गया, क्योंकि उसने पहले नहीं पूछा। हालांकि वह उम्मीद करता है कि देखभाल करने का उसका अच्छा इरादा किसी को ठेस नहीं पहुंचाएगा, वह अंततः चिंता से महसूस करता है कि महिला ने कभी भी उसकी मदद नहीं मांगी थी। हालांकि दूसरी ओर डोंगगू को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसने पहले नहीं पूछा और डर था कि जॉय नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसकी निजी संपत्ति को बिना अनुमति के छुआ गया था। डोंगगू ठंडे पसीने में था और निराश था, खुद को दूसरों के मामलों में बहुत अधिक दखल देने के लिए कोसते हुए। यह तनाव चरम पर पहुंच गया जब डोंगगू को एहसास हुआ कि उसका अच्छा इरादा वास्तव में उसके लिए एक शर्मनाक बूमरैंग बन सकता है। हालांकि संदिग्ध चेहरे के साथ कुछ समय के लिए चुप रहने के बाद जॉय ने अंततः चौड़ी मुस्कान के साथ प्रशंसा की कि मैक्स द्वारा पहना गया आई मास्क प्यारा दिखता है। फिर उसने पूछा कि वह सामान कहां से खरीदा गया था। उसने हंसते हुए पूछा कि क्या उस उत्पाद का खरीद लिंक उसके साथ साझा किया जा सकता है। इस बीच डोंगगू जॉय के उत्साह का जवाब देते हुए सपाट और थोड़े भ्रमित भाव के साथ चुप रहा, जब तक कि उसने अंततः घबराहट के साथ जवाब दिया कि वह लघु संदेश के माध्यम से लिंक भेज देगा। हालांकि जॉय ने खुशमिजाज धन्यवाद के साथ बातचीत समाप्त कर दी। डोंगगू वास्तव में बहुत निराश महसूस कर रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि यह स्थिति वास्तव में उसे पागल महसूस करा रही है। अंत में जॉय को एहसास नहीं था कि उस वस्तु की खोज का क्षण कंपनी में उसके दैनिक जीवन में बड़े बदलाव का शुरुआती बिंदु था। उस छोटी वस्तु को भ्रमित दृष्टि से पकड़े हुए उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह साधारण चीज भविष्य में उसके पेशेवर जीवन को कैसे उलट देगी। अगले दिन डोंगगू ने तर्क दिया कि उसके जल्दी काम पर आने का मुख्य कारण बहुत सरल था, यानी ताकि वह जल्दी घर जा सके। इसलिए वह अपने बैकपैक को पकड़े हुए शांति से लिफ्ट में चढ़ गया। वहां पहुंचते ही उसने तुरंत अपनी चांदी की घड़ी जांची, जिसमें अभी भी सुबह के बहुत जल्दी का समय दिख रहा था। ठीक 8:04। डोंगगू ने देखा कि उसकी टीम के सदस्यों के आने का औसत समय सुबह 9 से 10 बजे के बीच था। इसलिए उस समय ऑफिस का माहौल अभी भी बहुत शांत और सुनसान था, जिसका उसने शांति से चाय बनाने के लिए फायदा उठाया जब तक कि टी बैग गर्म पानी में डूब नहीं गया। अपनी चाय की चुस्की लेते हुए डोंगगू ने काम के आधिकारिक घंटों के शुरू होने से पहले कल बनाए गए कोड की लाइनों की रिफैक्टरिंग के लिए समीक्षा करना शुरू कर दिया, यानी इसके कार्य को बदले बिना कोड की संरचना और पठनीयता में सुधार करने की प्रक्रिया। उसे लगा कि यह मध्यम शांति ही वह चीज थी जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता था, लेकिन वह शांति अचानक चॉकलेट स्टिक के टूटने की तेज आवाज से चकनाचूर हो गई, जिसने उसे चौंका दिया। उसकी शांत अभिव्यक्ति अचानक चौड़ी आंखों के साथ सदमे में बदल गई, जबकि उसने अपना कप पकड़े रखा, जो इस बात का संकेत था कि उसके डीप वर्क का वह पल जिसकी उसने लालसा की थी अप्रत्याशित रूप से बाधित हो गया था। डोंगगू बस खाली निगाहों के साथ चुपचाप खड़ा रह गया, यह महसूस करते हुए कि उसका शांत समय, जिसे वह ऑफिस में हीलिंग का पल मानता था, बिखर चुका था। उसके सामने जॉय मजे से चॉकलेट स्टिक चबा रही थी, यह महसूस किए बिना कि उस स्नैक की कुरकुरी आवाज डोंगगू की शांति में खलल का स्रोत थी। डोंगगू की मौजूदगी का एहसास होने के बाद जॉय हाथ में स्नैक लिए कुछ देर के लिए ठिठक गई। अपनी मासूमियत में वह फिर मुड़ी और मैक्स को अपनी चॉकलेट स्टिक ऑफर की और पूछा कि क्या वह थोड़ा चखना चाहता है।
डोंगगू ने विनम्र रहने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में चॉकलेट स्टिक के उस ऑफर को ठुकरा दिया। हालांकि उसका मन हताशा से चिल्ला रहा था। डोंगगू ने बहुत आहत महसूस किया और वह केवल अपने खराब भाग्य पर शोक मना सका, क्योंकि उसे ठीक उस शोर करने वाले सहकर्मी के बगल में बैठना पड़ा था। जब घड़ी ने 12:45 दिखाए तो ऑफिस का माहौल लोगों की आवाजों के शोर से गुलजार होने लगा। डोंगगू ने ध्यान दिया कि हर बार जब लंच का समय आता था तो उसके सहकर्मी मानो जॉय की मेज पर इकट्ठा होने का वादा कर चुके होते थे, जिससे उसके आसपास का इलाका बहुत भीड़-भाड़ वाला और शोर भरा हो जाता था। इस बीच डोंगगू ने अपने कानों को हेडफोन से ढकते हुए गुस्से में अपने दांत पीसे अपने आसपास के शोर से बहुत परेशान महसूस किया। अपने दिल में उसने शांति से झपकी लेने की इच्छा जताई और बड़बड़ाया कि अगर लोग बात करना चाहते हैं तो उन्हें ब्रेक रूम या कैफे जाना चाहिए। इस बीच उसके पास ही उसके सहकर्मी अभी भी जॉय के बारे में बात करने में व्यस्त थे, जो हाल ही में ऑफिस जल्दी आने लगी थी। उन्हें याद आया कि जब वह अकाउंटिंग सॉल्यूशंस डिवीजन में थी तो जॉय आमतौर पर सुबह 10 बजे ही आती थी। जॉय ने सहजता से उत्तर दिया कि अब उसने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। जॉय के वर्क लाइफ बैलेंस के तर्क को सुनकर डोंगगू ने केवल कटाक्ष के साथ मन ही मन सोचा। उसे यकीन था कि जॉय झूठ बोल रही थी और उसे असली कारण का संदेह था कि जॉय जल्दी इसलिए आती थी ताकि वह दूसरी कंपनी में जाने की तैयारी के लिए समय पर घर जा सके। उसका संदेह तब और बढ़ गया जब अन्य सहकर्मियों ने जॉय से उसके संदिग्ध शेड्यूल के बारे में पूछताछ शुरू कर दी, जैसे कि कल दोपहर आधे दिन की छुट्टी लेना, साथ ही पिछले हफ्ते अचानक वार्षिक छुट्टी के लिए आवेदन करना। जॉय ने घबराहट में बहाना बनाने की कोशिश की कि उसकी हालिया व्यस्तता, जिसमें अचानक छुट्टी लेना भी शामिल था, इसलिए थी क्योंकि वह घर बदलने की तैयारी कर रही थी। वह अजीब तरह से हंसी और स्वीकार किया कि स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी। हालांकि उसके चेहरे पर ठंडे पसीने ने दिखाया कि वह अपने सहकर्मियों के सवालों से कितनी घिरी हुई थी। दूसरी ओर डोंगगू, जो कुछ समय से देख रहा था, मन ही मन गुस्से में करा उठा। जॉय के बहाने पर उसे अभी भी विश्वास नहीं था और अपनी मेज के ठीक सामने हो रहे नाटक से वह और अधिक परेशान महसूस कर रहा था। कीबोर्ड की कुंजियों पर अपनी उंगलियों को नचाते हुए डोंगगू ने आश्चर्य से मन ही मन सोचा कि वह खुद क्यों चिंतित महसूस कर रहा है, जबकि वह नहीं है जिसे पूछताछ से घेरा जा रहा है। कुछ ही समय बाद इमारत की छत पर पार्क डोयुल नाम का एक व्यक्ति, जिसका ऑफिस का उपनाम पैट्रिक है और जो कांग डोंगगू का बॉस है, अपने ई सिगरेट को पकड़कर आत्मविश्वास के साथ दिखाई दिया। एक तीखी और थोड़ी उपहासपूर्ण आवाज में उसने जोर देकर कहा कि अगर ध्यान से देखा जाए तो जॉय का कारण बहुत स्पष्ट है। पैट्रिक को 100% यकीन था कि जॉय वास्तव में हमारी कंपनी से जल्द ही निकलने के लिए विभिन्न नौकरी साक्षात्कारों में शामिल होने में व्यस्त थी। उसने तर्क दिया कि इस तरह की अवधि में लगातार छुट्टियां लेना किसी के इस्तीफा देने का एक मजबूत संकेत है। यहाँ तक कि वह बड़बड़ाया कि अगर वह अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त नहीं होता तो वह भी नई नौकरी खोजने के लिए अपनी किस्मत आजमाता। अपने फोन की स्क्रीन को सुस्त भाव से देखते हुए डोंगगू पैट्रिक के रवैये से ऊब गया, जिसे वह दूसरों के मामलों में बहुत ज्यादा दखल देने वाला मानता था। उसने मन ही मन बड़बड़ाया कि किसी को सिर्फ दूसरों के बारे में गपशप करने के लिए छत पर लाना बेकार है। एक संशयपूर्ण स्वर में डोंगगू ने तुरंत उस अटकल का खंडन किया और इसे केवल एक निराधार धारणा माना, क्योंकि वह जानता था कि असली कारण घर बदलने या घर के मामलों से संबंधित था। हालांकि पैट्रिक ने जॉय के चेहरे के उस सख्त हाव भाव का जिक्र करते हुए मैक्स की मासूमियत पर हंसी उड़ाई। एक बचकाने रवैये के साथ उस आदमी ने मैक्स को 50,000 वॉन की शर्त लगाने की चुनौती भी दी कि जॉय जल्द ही अपना इस्तीफा सौंपेगी या नहीं, जिसका मैक्स ने मन ही मन तिरस्कार के साथ जवाब दिया कि पैट्रिक एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे की तरह है। अंत में कंधे से कंधा मिलाकर बैठते हुए पैट्रिक ने मैक्स के अंतर्ज्ञान की तीक्ष्णता को स्वीकार किया, लेकिन तुरंत बातचीत को दूसरे विषय पर मोड़ने की कोशिश की। एक बॉस की तीखी नजर के साथ पैट्रिक ने बातचीत को यह मदद मांगने के लिए मोड़ा कि मैक्स आज शाम 7 बजे उसकी जगह सॉफ्टवेयर रिलीज का काम कर दे, जिससे मैक्स को गहरा सदमा लगा। डोंगगू ने बहुत दबाव और गुस्सा महसूस किया जब पैट्रिक ने नवविवाहितों के लिए घर खोजने के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जो बहुत थका देने वाला था। यह उल्लेख करते हुए कि रियल एस्टेट एजेंट ने अभी एक अच्छी यूनिट के बारे में फोन किया था। अपने मन में डोंगगू ने गुस्से में महसूस किया कि उसे अचानक छत पर लाने का कारण घर से संबंधित उन शिकायतों को सुनना था, एक ऐसी स्थिति जिसकी उसने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी। पैट्रिक ने मैक्स को एक उपहार के रूप में पेय का एक कैन देकर उसे मनाने की कोशिश की ताकि वह उसकी मदद करे, यह तर्क देते हुए कि काम के बाद मैक्स की कोई योजना नहीं थी। अपने पक्ष में डोंगगू गुस्से से इतना कांप रहा था कि वह मन ही मन गालियां दे रहा था। कुछ ही समय बाद ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण लग रहा था, क्योंकि ऊंची इमारतों के पीछे सूरज ढलने लगा था। डोंगगू इतना गुस्से में था कि वह कांप रहा था और बड़े गुस्से के साथ उसने कीबोर्ड पर बहुत तेजी से टाइप किया। खामोशी में डोंगगू ने शपथ ली कि वह एक दिन पैट्रिक से बदला जरूर लेगा। यह उबलता हुआ गुस्सा उसके बगल में जॉय द्वारा आश्चर्य के साथ देखा गया,
जबकि पहले दिया गया पेय का कैन मेज पर वैसे ही पड़ा था। यह देखकर जॉय ने पूछा कि क्या मैक्स कैफीन का सेवन नहीं कर सकता। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखते हुए उस सवाल का जवाब देते हुए मैक्स ने सपाट स्वर में उत्तर दिया कि उसकी मेज पर कॉफी कैन केवल एक टोटम की तरह है जो मात्र सजावट के रूप में कार्य करता है। लेकिन जॉय ने इसे गंभीरता से लिया और खुद कॉफी खरीदने की पेशकश की अगर बाद में मिनी मार्केट में एक खरीदे एक मुफ्त पाएं का प्रोमो हो। उस अवांछित प्रस्ताव को सुनकर मैक्स केवल सुस्ती से मना कर सका, जबकि मन ही मन उसने सोचा कि वह वास्तव में अपनी नौकरी जल्द ही छोड़ना चाहता है। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें मैक्स की ओर से उसके सहकर्मी जेके को एक संदेश दिखाया गया, जिसमें बताया गया था कि उसने एडमिन फीचर का नवीनतम संस्करण जारी करना समाप्त कर दिया है और मूल सर्वर पर गुणवत्ता जांच करने का अनुरोध किया है। जॉय ने यह देखा, फिर पूछा कि क्या बैकफिस्ट पैट्रिक का काम नहीं होना चाहिए, जिसका मैक्स ने मन ही मन बड़े गुस्से के साथ जवाब दिया कि वह सिर्फ दूसरे व्यक्ति के बचे हुए काम को निपटा रहा है और महसूस कर रहा है कि उसके साथ खेला जा रहा है। असंतोष के साथ बड़बड़ाते हुए मैक्स ने समझाया कि पैट्रिक ने रियल एस्टेट के मामलों को निपटाने की जल्दी में होने का बहाना बनाया था, जिससे जॉय उसके बगल में भ्रम में पड़ गई। अंत में मैक्स ने यह पूछकर बातचीत मोड़ने का फैसला किया कि जॉय अभी तक घर क्यों नहीं गई, जबकि वह सुबह 8 बजे से काम कर रही थी, जिसका जॉय ने जवाब दिया कि उसका इरादा समय पर घर जाने का था। लेकिन अंत में वह कोड का विश्लेषण करने में इतनी खो गई कि समय 19:45 हो गया। उस समर्पण को देखकर डोंगगू केवल कटाक्ष के साथ ही सोच सका कि जॉय ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि वह बहुत जिम्मेदार है, जबकि वह खुद भी जल्द ही कंपनी छोड़ने की योजना बना रही है। अंत में जॉय ने झिझकते हुए पूछा कि क्या इस तरह के व्यस्त समय में नौकरी बदलना दूसरों के लिए बोझ होगा। उस अचानक आए सवाल को सुनकर डोंगगू पूरी तरह से चौंक गया, इससे पहले कि जॉय ने घबराहट में जल्दी से स्पष्ट किया कि वह वास्तव में सिर्फ अपने एक दोस्त की कहानी बता रही थी। भले ही जॉय ने जोर दिया कि यह सिर्फ एक दोस्त की कहानी थी, डोंगगू भ्रमित महसूस कर रहा था कि वह खुद क्यों घबराहट महसूस कर रहा था और मन ही मन जॉय पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। जॉय ने अपने दोस्त की दुविधा को थोड़े चिंतित और हिचकिचाते हुए भाव के साथ समझाया। उसने कहा कि क्योंकि हाल ही में कंपनी बहुत व्यस्त है, उसके दोस्त को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है या वह उन 3 सदस्यों द्वारा देखे जाने का अनुभव कर रहा है जिन्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा उसने कहा कि उसके दोस्त के लिए ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है और ऐसा लगता है कि उसके पास कई कारणों से बहुत सारी चिंताएं हैं, जिसे उसने एक छोटी सी अजीब हंसी के साथ समाप्त किया। डोंगगू बहुत आहत और ठंडे पसीने में डूबा हुआ लग रहा था, जबकि उसका मन चिल्ला रहा था कि पैट्रिक को पहले से ही उनकी स्थिति का एहसास हो गया था। उसने हताशा महसूस की और मन ही मन जॉय से प्रार्थना की कि अगर वह कुछ करना चाहती है तो वह इतनी प्रत्यक्ष न बने। अंत में डोंगगू ने जॉय के दोस्त के फैसले का यह कहते हुए बचाव किया कि अगर किसी के करियर के लिए बेहतर प्रस्ताव है तो उसके लिए वहां जाना स्वाभाविक है। खामोशी में डोंगगू को चिंता हुई कि क्या उसका पिछला व्यवहार 5 साल के कार्य अनुभव वाले किसी व्यक्ति के सामने बहुत घमंडी या अभद्र तो नहीं लग रहा था। माहौल फिर से बदल गया जब जॉय ने बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस QA की प्रक्रिया पूरी हो गई है। डोंगगू, जो अभी भी थोड़ा पसीने से तर और अजीब लग रहा था, ने उस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसका चेहरा अभी भी तनावपूर्ण दिख रहा था। अंत में काम खत्म होने के बाद जॉय ने मैक्स की ओर एक नजर डाली और उसे जल्दी घर चलने के लिए कहा, क्योंकि शाम होने लगी थी। अप्रत्याशित रूप से वे अंततः ढलती शाम की रोशनी में एक साथ ऑफिस की इमारत से बाहर चले गए। सड़क पार करते समय जॉय ने बताया कि वह जेओंगजा स्टेशन के लिए बस लेगी और मैक्स से उसकी यात्रा की दिशा के बारे में पूछा, जिसका मैक्स ने जवाब दिया कि वह भी बस से घर जाएगा। हालांकि जॉय हंसी और अपने सवाल को स्पष्ट किया कि उसका अंतिम गंतव्य कहाँ है, जिसका मैक्स ने घबराहट में जवाब दिया कि वह ओरी स्टेशन के आसपास रहता है। यह महसूस करते हुए कि उनका गंतव्य बहुत करीब है, जॉय ने अनुमान लगाया कि वे एक ही दिशा में जा रहे हैं। जबकि मैक्स जो अजीब महसूस कर रहा था, उसने मन ही मन सोचा कि वह इसके बजाय सबवे का उपयोग कर ले। वह अजीब माहौल तब तक जारी रहा जब तक वे बस स्टॉप पर नहीं बैठ गए, जहां मैक्स ने उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए जो उसे असहज कर रहा था, जितनी जल्दी हो सके स्वाभाविक रूप से अपना हेडसेट निकालने का तरीका खोजने की कोशिश की। हालांकि अचानक जॉय ने उसे मुट्ठी भर चॉकलेट कैंडी दी और कहा कि यह कैंडी केवल उसे देखने की तुलना में ऊर्जा भरने के लिए बेहतर है। झटके और भ्रम की भावना के साथ मैक्स ने वह उपहार स्वीकार कर लिया और केवल कड़ाई से धन्यवाद ही कह सका। मैक्स भ्रमित महसूस कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्या उसने कुछ अच्छा किया है जिसकी वजह से उसे अपने सीनियर से यह मीठा व्यवहार मिला। थोड़ी देर बाद जॉय पास आई और मैक्स के कान में धीरे से फुसफुसाया, एक ऐसे सीनियर का साथ देने में उसकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा की जिसे संभालना मुश्किल था, जिससे अचानक मैक्स का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश करते हुए डोंगगू ने अपने मन को आश्वस्त किया कि जॉय वास्तव में उस तरह की व्यक्ति है जो हर किसी के साथ अच्छी रहती है ताकि वह बहुत ज्यादा भावुक न हो जाए। डोंगगू सुस्त होकर उस पल को याद करने लगा जब जॉय ने उसे ऑफिस में एक कप कॉफी दी थी। हालांकि उसने उस दयालुता की सराहना की, उसने झिझक महसूस की और सोचा कि यह स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो,
उसे ऐसा लगा जैसे वह जॉय से केवल उपहार प्राप्त करता रहा है बिना उसे वापस लौटाए। चूंकि वह उसी स्तर की किसी चीज के साथ बदला चुकाने में असमर्थ महसूस कर रहा था, डोंगू ने अंततः उसे वही देने का फैसला किया जो उस समय उसके पास था। उसने फिर जॉय को गले की खराश वाली कैंडी फ्रूट लॉजेंज का एक पैकेट दिया, जिसका उत्साह के साथ स्वागत किया गया क्योंकि यह उसकी पसंदीदा कैंडी निकली। एक चमकते चेहरे के साथ जॉय ने समझाया कि उसे उस कैंडी की चुभने वाली ठंडक बहुत पसंद है, जिसका स्वाद गले में मैग्मा की तरह जलने जैसा लगता है। एक अनोखा वर्णन जिसने डोंगू को केवल भ्रम में चुप रहने और आश्चर्य के साथ सोचने पर मजबूर कर दिया। भले ही डोंगू ने उस अनोखे वर्णन से थोड़ी देर के लिए भ्रमित और हैरान महसूस किया, लेकिन अंत में उसे जॉय को उसे पाकर वास्तव में खुश देखकर राहत महसूस हुई। हालांकि वह आरामदायक माहौल अचानक बदल गया जब जॉय अपने हाथ में कैंडी देखकर ठिठक गई कि वह चकोतरा ग्रेपफ्रूट फ्लेवर की थी। अचानक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उसने मैक्स की ओर देखा और एक अप्रत्याशित सवाल पूछा, यह पूछते हुए कि क्या मैक्स ने कुछ समय पहले उसके लैपटॉप की स्क्रीन देखी थी।